हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास मैंने लगाया है। क्यों लगाया? क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है? तो ये आपको इस सेशन में देखने को मिल जाएँगे, जो कि काफ़ी वीवीआई है। और आपके बीपीएससी की बात कर ले या फिर एस्टेट के पेपर 2 की बात कर ले, तो आप सभी लोगों के लिए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। क्योंकि बीपीएससी ये आपके एस्टेट जो है, आपका पेपर 1 का एग्ज़ाम तो हो चुका है ऑलरेडी, तो आप उसके लिए जो है आप बीपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, बीपीएससी की तैयारी करेंगे, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और एस्टेट पेपर 2 वालों को भी, ठीक है? तो चलिए फटाफट हम लोग सेशन को शुरू करेंगे, जो कि आप लोग, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि दोस्तों आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस आपका छोटा-सा प्यार चाहिए आपके भाई के लिए, जो कि बस आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो का जो सेशन होगा आपके संगीत से रिलेटेड या फिर बीपीएससी अगर आप कर लेंगे, जब दोनों एग्जाम्स हो जाएंगे आपके स्टेट पेपर 2 का, तो मैं जीके जीएस भी आप लोगों के लिए तैयार करवा दूंगा, ठीक है? तो जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए और मैं अपना 100% आपको दूंगा दोस्तों, 100%। और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी हम प्रश्न करवाएं सब आपके माइंड तक पहुंचा दें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है, बताने का तरीका क्या है। तो चलिए फटाफट, आप लोग अभी तक उम्मीद है सब्सक्राइब कर चुके होंगे, ठीक है? चलिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में मनाया जाता है? तो देखिए, हरिवल्लभ की बात हो रही है ना, तो हरि यानी कि हरि क्या होता है? हरि की यादों में जलते हैं, तो यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा जालंधर में, ठीक है? क्या हो जाएगा? जालंधर। हरि जो है, हरि के लिए कितना तप करना पड़ता है, जलना पड़ता है, तब जाकर हरि जो है उनसे दर्शन होती है। तो बस वही तपना और जलना हम लोग भी कर रहे हैं एक अलग मायने में। तो तप रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कि आप लोग इतने अच्छे हैं और कमेंट्स भी करते हैं जो मैं जवाब पूछता हूँ। तो जवाब आपका हो गया हरिवल्लभ संगीत जालंधर, ठीक है? अगला प्रश्न है दोस्तों, नी। नी आपका यहाँ पे क्या है? नी, नी कोमल लगा हुआ है, ठीक है? मैंने कोष्ठ में ब्रैकेट में इसको डाल दिया है, नी कोमल। नी ध नी सा, ये जो है किस राग का स्वरावली है? तो मनी ध नी सा, ये आपका तार सप्तक का सा लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये बताना है कि किस राग का स्वरावली है, तो ये राग हो जाएगा दोस्तों कौन सा? राग बहार का स्वरावली होता है, ठीक है? राग बहार का स्वरावली होता है। और राग बहार किस थाट का राग है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे कि राग बहार जो है, बहार, वो किस थाट का राग माना जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि टाइम सिग्नेचर के प्रत्येक विभाग में जब दो दो मात्राएं हो, देखिए टाइम सिग्नेचर के विभाग में जब दो दो मात्राएं हो तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये बताना है। जब दो दो मात्राएं वाले हैं तो उसे क्या कहेंगे? देखिए ध्यान से इसको देखिए, उसे कहेंगे सिंपल ड्यूपिल, ड्यूपिल टाइम, सिंपल ड्यूपिल टाइम। यानी कि जब दो दो मात्रा है तो डू, जैसे कि आप लोग डबल करते हैं ना, डबल, तो यहाँ पे डबल नहीं ड्यूपिल याद रखना है, ठीक है? बस उसी शब्द से आपको ड्यूपिल बना लेना है, सिंपल ड्यूपिल टाइम। क्या है? टाइम सिग्नेचर के प्रत्येक विभाग में दो दो मात्राएं हो। और देखिए पाश्चात्य संगीत में जो विभाग जो होता है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं बार लाइन, ठीक है? पाश्चात्य संगीत में। अगला प्रश्न है, चार श्रुतियों के स्वरांतर को स्टाफ नोटेशन में क्या कहा जाता है? जहां चार श्रुतियों का अंतर होता है, तो वहां चार श्रुतियों का अंतर के स्वरांतर को नोट स्टाफ नोटेशन में क्या कहा जाता है? तो चार श्रुति का जब अंतर होगा दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मेजर टोन। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मेजर टोन, ठीक है? याद रखना है। और ऑक्टेव कहते हैं पाश्चात्य संगीत में सप्तक को, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला जो प्रश्न है इसमें कि पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सितार वादक छह तार वाला सितार नहीं बजाता था? दोस्तों इसमें जो है आपके तीन ऐसे दिए गए हैं जो कि छह तार वाले सितार बजाते थे, लेकिन एक इसमें बताना है कि कौन है जो आपके छह तार वाले सितार नहीं बजाते हैं। तो छह तार वाले सितार इसमें कौन नहीं बजाते हैं? तो जवाब हो जाएगा विलायत खां, ठीक है? जवाब आपका हो जाएगा विलायत खां। ये छह तार वाले सितार नहीं बजाते हैं। अगर सितार की बात करें तो सितार में आपके कितने तार होते हैं? सितार में 7 तार होते हैं। और ये जो है हलीम जाफर, बुद्धिदीप्त मुखर्जी, शाहिद परवेज, ये सब क्या है? ये सब 6 तार वाले सितार बजाते थे, लेकिन
7 तार वाले सितार इसमें ये बजाते हैं विलायत खां। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सितार वादक नहीं है? दोस्तों सितार वादक नहीं है ये बताना है कि इनमें से कौन है। देखिए आपकी अगर बात कर ले तो रहीम खां ये सितार वादक हैं, अमृत सेन सितार वादक हैं, पंडित रवि शंकर जो है आपके ये भी सितार वादक हैं, लेकिन यहाँ पे आशीष खां जो है ये आपके तबला वादक हैं। ठीक है, आशीष खां इस बार जवाब हो जाएगा। सितार वादक कौन नहीं है? तो आशीष खां नहीं है, और ये क्या है? ये है तबला वादक। ठीक है, याद रखना है आशीष खां तबला वादक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से राजस्थान की लोक धुन कौन है? तो दोस्तों राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान की अगर लोक धुन की अगर हम बात कर ले तो इसमें आपका हो जाएगा मांड। ठीक है, मांड। और एक और होता है राजस्थान का जो कि बार बार पूछा जाता है, लूर। ये भी आपके राजस्थान का, ये मांड और लूर ये राजस्थान का है। लेकिन हम बात करें हीर की तो इसका संबंध है पंजाब से। ठीक है, ये इसका संबंध है पंजाब से। बिहू की बात करें तो इसका संबंध है असम से। ठीक है, बिहू असम। अगर रास की हम बात कर ले तो रास का बात हो जाता है तो कहाँ से? यूपी से, यानी उत्तर प्रदेश से रास का संबंध है। ठीक है, तो राजस्थान का लोक धुन कौन है? मांड है और लूर है। अगला प्रश्न है, वीणा के तार पर शुद्ध स्वरों की स्थापना इनमें से किनके द्वारा की गई? तो वीणा के तार पर शुद्ध स्वर की स्थापना जो है उनके किनके द्वारा? तो शुद्ध स्वरों की स्थापना पंडित अहोबल जी के द्वारा किया गया। इन्होंने ही प्रयास किया था वीणा के तारों पर शुद्ध स्वर की स्थापना करने की। ठीक है, पंडित अहोबल। चलिए अगला प्रश्न है कि मैहर बैंड के संस्थापक किन्हें माना जाता है? देखिए मैहर बैंड के संस्थापक जो हैं वो अलाउद्दीन खां को माना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खां। और अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य से है? तो वाद्य पूछे तो सरोद। ठीक है, अलाउद्दीन खां का संबंध जो है सरोद से है। और ये जो है मैहर वाद्य वृंद के लिए 240 रचनाएं की थी। ठीक है, कितनी? अलाउद्दीन खां ने मैहर बैंड के लिए 240 रचनाएं की थी। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, इसलिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट करके लगा लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कुचिपुड़ी की बात है तो भैया कुचिपुड़ी का जो अगर संबंध पूछे तो वो हो जाता है आपके आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश। क्योंकि कच्ची पूड़ी जो है कौन? जिनके जैसे कि आंख नहीं होंगे, अंधे होंगे, एक शॉर्टली मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो लोग ही खाएंगे ना कच्ची पूड़ी, बाकी हम लोग तो देख के नहीं खाएंगे। तो याद है कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संगीत के त्रिमूर्ति में का एक नाम है? त्रिमूर्ति में से एक नाम है, यहाँ पे का हो गया है। तो इनमें से कौन जो है त्रिमूर्ति? तो त्रिमूर्ति आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि संगीत के त्रिमूर्ति कौन है। एक है आपके त्यागराज। ठीक है, त्यागराज। ठीक है, त्यागराज। उसके बाद फिर है आपके श्यामा शास्त्री, श्यामा शास्त्री। ठीक है, और एक और कौन है? मुत्थु स्वामी दीक्षितर, मुत्थु स्वामी दीक्षितर। ठीक है, ये 3 है। तो इसमें आपके प्रश्न में हम देखें ऑप्शन कौन सा है भाई? तो आपके त्यागराज तो नहीं है, नहीं है, श्यामा शास्त्री हैं। तो ये क्या है? इनमें से एक है श्यामा शास्त्री, बाकी सब ये नहीं है। ठीक है, तो जवाब आपका होना चाहिए, अगर पूछे त्रिमूर्ति का संबंध कहाँ से है तो बताना है तंजौर से है। और कौन कौन है? तो त्यागराज हैं, उसके बाद फिर आपके श्यामा शास्त्री हैं और मुत्थु स्वामी दीक्षितर हैं। ये 3 हैं। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वैदिक गान क्या है? तो वैदिक गान, जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि वैदिक गान कहने का मतलब वैदिक काल में जो गान रहा होगा उसी को वैदिक गान कहा जा रहा है। तो इसमें जवाब क्या हो जाएगा? वो उस टाइम क्या होगा? धार्मिक संगीत हो जाएगा। वैदिक गान क्या है? तो धार्मिक संगीत है। अगला प्रश्न, गमन पिया थाट का समरूप कौन सा थाट है? देखिए बीपीएससी में दोस्तों हम बात करें तो वहां पे प्रश्न आपको इसी तरह से जो है थोड़े से घुमाकर पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको लगा दिया ना कि इस थाट का समरूप कौन है। समरूप यानी कि कहने का मतलब प्रश्न जो है आपको इस तरह से भी तो पूछ सकता था कि गमन प्रिय द कर्नाटकी जो राग है गमन प्रिय कर्नाटकी मेल, वो उत्तर भारत के किस थाट के समान है, किस राग के समान है, ऐसा भी तो पूछ सकता था। लेकिन यहाँ पे घुमाया है थोड़ा सा, तो लेकिन प्रश्न तो वही है ना, समरूप कहने का मतलब सेम टू सेम। तो देखिए प्रश्न क्या है आपका? तो गमन प्रिय थाट का समरूप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? गमन प्रिय। तो ये आपका हो जाएगा मारवा। ठीक है, मारवा जो हो जाएगा गमन प्रिय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मारवा गमन प्रिय। और भैरव
भैरव दोस्तों क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए भैरव क्या होगा, पूर्वी को क्या कहेंगे, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट, और आसावरी को क्या कहते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार इन सब चीज़ों को करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मान लीजिए एक तरह से मैं टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट के तौर पे आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि भैरव के समान दक्षिण में कौन सा राग है, पूर्वी के समान दक्षिण में कौन सा है, और आसावरी के समान दक्षिण में कौन सा राग है। ठीक है, मैं जितना था वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, अगला 14 नंबर, कर्नाटक संगीत में कल्पित संगीत क्या है। तो कल्पित संगीत की अगर हम बात कर ले तो ये क्या होता है, केवल भक्ति परक होता है। क्या होता है, कल्पित संगीत क्या होता है, केवल भक्ति परक। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि 15 नंबर, 35 तालों की योजना किस प्रकार जानी जाती है। तो 35 तालों की योजना की अगर हम बात करें तो इसको, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्नाटकी पद्धति में मुख्य कितने ताले होते हैं, 7। लेकिन अगर हम जातियों की बात कर ले तो इसमें टोटल जो होते हैं 5 जातियां होते हैं ताल के। तो ये सभी के जो है 5 जातियां मिलकर ये 35 ताल बन जाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इनकी तालों की योजना किस प्रकार जानी जाती है। तो ये जानी जाती है आपके कैसे, सप्त सुलादी, सुलादी सप्त ताल। ठीक है, सप्त सुलादी, ये सुलादी सप्त ताल के रूप में जानी जाती है। या इसको देखिए, 7 तालों को सप्त सुलादी भी कहा जाता है, इसीलिए मेरे जुबान पे बार बार वो आ रहा है, सप्त सुलादी। ठीक है, कर्नाटक में 7 तालों को क्या कहते हैं, सप्त सुलादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 16वां नंबर, इनमें से कौन सा गान कीर्तन अंग पर आधारित है। देखिए यहाँ ये जो प्रश्न है ना आपका दोस्तों, ये आपके बात करें तो रविंद्र संगीत का प्रश्न है यहाँ पे। तो क्योंकि आपको सब कुछ यहाँ पे बांग्ला भाषा में देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बीपीएससी और एस्टेट जो है कभी कभार क्या होता है कि आपके बांग्ला भाषा में भी ये रविंद्र संगीत से भी पूछ दिया करता है। तो इसलिए हम लोगों को हर तरफ से तैयार रहना है, कहीं से कुछ छूटने ना पाए। तो प्रश्न हमारा कौन सा है कि इनमें से कौन सा कीर्तन अंग पर आधारित है। तो देखिए कीर्तन अंग पर आधारित, तो कीर्तन कहाँ होगा, मंदिर में। तो इस तरह से भी आपको ऑप्शन पे लगा लेना है, ऑप्शन पे छाट लेना है। तो कालेर मंदिर मंदिरा जे। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा कालेर मंदिरा जे। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ ने कौन सी गीत रचना बाल गान के रूप में की है। तो बाल गान की हम बात करें तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को माइंड अप्लाई करना है। दाऊ, ये क्या होते हैं, बड़े भाई की तरह होते हैं, दाऊ काकू, ये सब क्या होते हैं, मतलब होते हैं ना, चाचा लोग को बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए बाल गान के लिए, तो यहाँ पे दाऊ वाला जो है आपके ये सही हो जाएगा, दुयारे दाऊ मोर राखिया। ठीक है, दाऊ मतलब ये बड़े भाई से कुछ विनती आग्रह किया जा रहा है, तो इसलिए ये बाल गान के रूप में आएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कौन सा कर्नाटक ताल रविंद्रिक ताल के अर्ध झप ताल। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अर्ध झप ताल यानी कि आपके 2/3 के समान है। अर्ध झप ताल 2/3 के समान है। ऐसे यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ये हुआ है 3/2, तभी तो होता है ना आधा, 3/2 होता। चलिए उसको आप लोग नहीं देखिए, तो ये बताना है क्या हो जाएगा, कौन सा कर्नाटक ताल रविंद्रिक ताल के अर्ध झप ताल के समान है। तो वो हो जाएगा आपका रूपकम, और जाति कौन सी, त्रिस्त, रूपकम और त्रिस्त वाली। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी रूपकम है लेकिन यहाँ पे चतस्थ लगा हुआ है, तो ये जवाब आपका नहीं होगा, याद रखना है रूपकम त्रिस्त। अगला प्रश्न है प्रथमा आदि तब शक्ति, प्रथमा आदि तब शक्ति गान किस ताल पर आधारित है। तो प्रथमा आदि तब शक्ति जो ताल है, ये जो गान है, ये आपके सुल्फाक ताल पर आधारित है। ठीक है, कौन सा ताल, सुल्फाक ताल पर आधारित है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि तबले के दिल्ली घराने के संस्थापक किन्हें माना जाता है। तो तबले की हम बात करें तो दिल्ली घराने की बात हो रही है, तो इसका जवाब हो जाएगा उस्ताद सिद्धार खां। ठीक है, अगर गायन की घराने की अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिल जाएंगे कौन, तानरस खां। ठीक है, तानरस खां फिर देखने को आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ तबले घराने में आपके उस्ताद सिद्धार खां। ठीक है, तो जवाब हमारा सी हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो ये मशहूर शहनाई वादक हैं भारत के, जिनका कि जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में। ईश्वरी प्रसाद जो है लखनऊ के नृत्य घराने के संस्थापक हैं, और राम सहाय जो हैं ये आपके बनारस के तबला घराने के संस्थापक माने जाते हैं, राम सहाय। ठीक है, राम सहाय बनारस तबला घराना। तो ये सब जो है दोस्तों प्रश्न आप लोग करते चलिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा सा चर्च करना। देखिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, चतस्थ त्रिपुट ताल को क्या कहते हैं। चतस्थ त्रिपुट ताल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं आदि ताल। ठीक है, क्या कहा जाता है,
आदि ताल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसिद्ध मृदंगम वादक हैं? इनमें से प्रसिद्ध मृदंगम वादक को बताना है कि कौन मृदंगम वादक है। तो इसका जो जवाब होने वाला है क्या हो जाएगा आपके, पालघाट मणि अय्यर, ये आपके प्रसिद्ध मृदंगम वादक हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जो है ये क्या बजाती हैं? अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाती हैं। क्या बजाती हैं? सुरबहार। इनके पिता का नाम अलाउद्दीन खां। पंडित भीमसेन जोशी क्या है? तो ये गायन के क्षेत्र में आते हैं, गायन। ठीक है, ये गायन करते हैं। भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से और अन्नपूर्णा देवी का संबंध मैहर घराना से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, इनमें से कौन सा एक ताल नहीं होता है? इनमें से कौन सा एक ताल नहीं होता है? ये एक ताल कहने का मतलब आपको दोस्तों 16 मात्रा वाली एक, ये आपके माफ कीजिएगा 12 मात्रा वाली एक ताल की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें से कौन सा एक जो है, यहाँ पे आपको 4 दिया गया ना, 4 है ना, इनमें से कौन एक है, यानी कि चारों में से कौन एक ऐसा है जो कि ताल का नाम नहीं है। ठीक है, अब समझ पाए होंगे। तो बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये आपका भैरवी ताल नहीं है। ठीक है, ये आपका भैरवी ताल जवाब हो जाएगा, क्योंकि बसंत ताल है जिसमें कि 9 मात्रा होते हैं, पंजाबी ताल है जिसमें कि आपके 16 मात्रा होते हैं, विष्णु ताल है जिसमें कि आपके कितने मात्रा होते हैं? विष्णु ताल में 17 मात्रा बताया जाता है। ठीक है, चलिए शिखर ताल में भी 17 मात्रा होता है। अगला प्रश्न है, संगीत राग कल्पद्रुम की रचना किसने की? तो राग कल्पद्रुम की अगर हम बात करें, संगीत राग कल्पद्रुम, तो उसकी रचनाकार जो हैं वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कृष्णानंद व्यास। ठीक है, कृष्णानंद व्यास। अगर बात कर ले हम राजा नवाब अली की, तो राजा नवाब अली मारी फुग्नमात के लेखक हैं, मारी फुग्नमात। ठीक है, मारी फुग्नमात के लेखक कौन है? राजा नवाब अली। और अगर हम बात कर ले मानसिंह तोमर, तो ये आपके ध्रुपद के जो हैं आविष्कारक माने जाते हैं, और इनका जो ग्रंथ है वो क्या है? मान कौतूहल। मान कौतूहल इन्हीं का ग्रंथ है, राजा मानसिंह तोमर का। और कल्पद्रुम किनका है? तो कृष्णानंद व्यास का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दत्तिलम, दत्तिलम में देखिए, दत्तिलम क्या है? दत्तिलम एक ग्रंथ है, दत्तिलम ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? दत्तिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दत्तिलम के लेखक दत्तिल। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दत्तिलम में दत्तिल ने किसकी चर्चा की है? तो देखिए, ये जो प्रश्न है आपसे मतलब एक तरह से और से पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने केवल गांधार ग्राम की चर्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका दत्तिल। और दत्तिल ने किसकी चर्चा की है दत्तिलम में? तो ये आपके गांधार ग्राम का, याद रखना है इस चीज को। चलिए अगला प्रश्न है, कैवल्य कुमार किस घराने से संबंधित हैं? तो कैवल्य कुमार की अगर हम बात कर ले, तो इनका जो घराना हो जाएगा, कौन सा घराना? ये पंडित भीमसेन जोशी के घराना, जहाँ की ये किराना घराना में थे, तो ये भी आपके वहीं से आते हैं, कैवल्य कुमार, पंडित भीमसेन जोशी। और किराने घराने की अगर बात कर ले संस्थापक की, तो कौन हो जाएंगे? अब्दुल करीम खां। ठीक है, अब्दुल करीम खां जो हैं वो आपके किराने घराने के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस घराने में विलंबित 3 ताल में गाने की परंपरा अधिक है? तो जवाब हो जाएगा विलंबित 3 ताल के लिए आपके ग्वालियर में बहुत अधिक परंपरा है। देखिए, विलंबित 3 ताल। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 3 ताल में मात्राओं की संख्या 16 हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार नृत्यकार नहीं है? तो कलाकार जो है यहाँ पे 3 हैं ऐसे जो कि नृत्यकार हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एक है जो नृत्यकार नहीं है? तो चलिए फटाफट जवाब इसका हो जाएगा पंडित गोकुलोत्सव महाराज। ठीक है, पंडित गोकुलोत्सव महाराज, जो कि ये क्या है? ये नृत्यकार नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी बात कर ले बिरजू महाराज का संबंध जो है आपके किससे हो जाएगा? ये आपके कथक से हो जाता है। पंडित शंभू महाराज भी हैं नृत्यकार, पंडित अच्छन महाराज भी हैं। देखिए, अच्छन महाराज का अगर वास्तविक नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको कि अच्छन महाराज का जो वास्तविक नाम है वो है आपका जगन्नाथ प्रसाद। ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद। ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। जगन्नाथ प्रसाद का उपनाम क्या है? तो अच्छन महाराज। अच्छन महाराज का वास्तविक नाम तो जगन्नाथ प्रसाद। क्लियर? अगला प्रश्न है 29, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन वीणा प्रचलित थी? तो वैदिक काल में अगर हम बात कर ले वीणाओं की, तो कौन सी वीणा प्रचलित थी? तो वो आपके हो जाएंगे वल्लकी वीणा जो है वो प्रचलित थे। कौन वीणा? वल्लकी वीणा। ठीक है,
ये वैदिक काल में प्रचलित माने जाते हैं वीणा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि भरत काल में कितनी जातियां थी। अगर भरत की बात करें तो भरत ने पहले बात करें ग्राम, तो ग्राम कितने माने थे? ग्राम भरत ने 2 माने थे। कौन कौन से? एक आपके षडज ग्राम और एक आपका है मध्यम ग्राम। लेकिन गांधार ग्राम की चर्च भरत ने नहीं किया है। पूछा जाता है गांधार ग्राम का चर्च किसने किया है? तो दत्तिल ने किया है। किस ग्रंथ में किया है? तो दत्तिलम ने किया है। ठीक है, तो गांधार की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो षडज में माना जाता है, यानी कि टोटल यहाँ पे अगर बात कर ले षडज ग्राम में 7 जातियाँ और आपके मध्यम ग्राम में 11 जातियाँ माने हैं भरत ने, जिसमें कि आपके 7 में से 4 शुद्ध और 3 विकृत हो गए षडज ग्राम के, और 11 में से आपके हो गए 3 शुद्ध और 8 विकृत हो गए किसके? मध्यम ग्राम के। भरत ने ऐसा बताया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 18 जातियां। जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर, संगीत कला विहार की वर्तमान संपादिका कौन है? तो चलिए फटाफट बताना है इसको कि संगीत कला विहार की वर्तमान जो है संपादिका कौन है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर सुधा पटवर्धन। ये जो है क्या है? ये संगीत कला विहार की वर्तमान संपादिका हैं, डॉक्टर सुधा पटवर्धन। तो दोस्तों ये थे आपके जो प्रश्न हैं, ये सेशन का जो प्रश्न था। तो फटाफट मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त कि आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा है। और दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लिए, क्योंकि बहुत सारा अभी सेट बाकी है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको आने हैं और रिवीजन भी आपको करवाने हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है आप लोग सब्सक्राइब करके पहले से ही रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले सेशन में। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।